बच्चों हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। अभी तक हम पढ़ रहे थे मोलैरिटी, अब हमने पढ़ना है मोलैलिटी। अगेन डायग्राम से मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूं और फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। बच्चों फिर से मैंने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में वाटर ले लिया, H2O वाटर ले लिया, ठीक है। अब वो वाटर मैंने लिया हुआ है पूरा 1 kg वाटर, 1 kg सॉल्वेंट। इसमें मैंने सल्यूट ऐड किया, अगेन नमक ही ऐड कर लिया, मान लीजिए NaCl ऐड किया। आपने फिर से NaCl के मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर 2 है तो बस यही मोलैलिटी है, इट्स मोलैलिटी इज 2। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स हैं जी, जैसे मोलैरिटी था। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स है, किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स, सिर्फ सल्यूट के ही मोल्स निकालने हैं। सल्यूट की परसेंटेज, मोलैरिटी में सल्यूट के मोल्स, मोलैलिटी में भी सल्यूट के मोल्स, सल्यूट का ही हिसाब निकालना है हमेशा, सल्यूट जो एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो। तो मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं जी। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स हैं। किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg वाटर में। ठीक है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये भी नंबर ऑफ मोल्स ही है, इसमें भी मोल कॉन्सेप्ट ही यूज करना है आपने। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस देख लो क्या है, ठीक है। डिफरेंस भी देख लो क्या है, सिमिलरिटी भी देख लो क्या है। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के निकालने थे, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के निकालने थे। लेकिन वहां पे पर लीटर सोल्यूशन में हिसाब निकालना है, यहां पर केजी सॉल्वेंट में हिसाब निकालना है। ये ऊपर वाली लाइन सिमिलर है और ये नीचे वाली लाइन में 2 डिफरेंस है। वहां वॉल्यूम है मोलैरिटी में, यहां मास है केजी में। वहां वॉल्यूम है पूरे सोल्यूशन की, यहां मास है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। ध्यान रहे, सिर्फ वाटर का मास, जनरली वाटर, सिर्फ सॉल्वेंट का मास। वहां वॉल्यूम है पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम। एक वॉल्यूम का डिफरेंस, मास का डिफरेंस, और दूसरा पूरा सोल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। वो कैपिटल M, ये स्मॉल m। अब यही वर्ड्स, यही अल्फाबेट आगे यूज हो। मैथमेटिकली मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोलैलिटी क्या है जी? नंबर ऑफ मोल्स हैं, सिंपल। किसके मोल्स हैं? सल्यूट के मोल्स। आपको सल्यूट के मोल्स निकालने हैं। किसमें निकालने हैं? पर केजी सॉल्वेंट में। तो नीचे लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1 kg हो या 2 kg हो या 10 kg हो, डिवाइड करके पर केजी का हिसाब निकल जाएगा। सॉल्वेंट का मास लिखना है, ध्यान रहे, सिर्फ सॉल्वेंट का। वहां वॉल्यूम पूरे सोल्यूशन की। तो ये एक और तरीका है ये बताने का कि सल्यूट कितना, सॉल्वेंट कितना। ये एक और तरीका है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जरूर करने हैं आपने, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे मोलैरिटी के होंगे, लेकिन डिफरेंस है। इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यूनिट्स भी यही आएंगे, मोल पर केजी, मोल केजी बस, ऊपर मोल्स नीचे केजी, मोल्स पर केजी। और अगर मास केजी में नहीं है, मास ग्राम्स में है, तो केजी में कन्वर्ट करना है। मास वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन 1000, ठीक है ना। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg होंगे, अपॉन 1000 जो सीधे ऊपर लिखना है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर ये ग्राम्स में होगा तो, अपॉन 1000 जो सीधे ऊपर लिखना जाए, इनटू 1000। क्लियर? इस पे क्वेश्चन करना जरूरी है, बगैर क्वेश्चन के तो कुछ समझ नहीं आने वाला। क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है जी। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 18 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 250 ग्राम of aqueous solution.
कैलकुलेट मोलैलिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी होता है, ठीक है। मोलैलिटी अलग से, मोलैलिटी अलग से। अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है, आपको बच्चों ग्लूकोज दे रखा है 18 ग्राम, पहले ग्लूकोज के मोल्स निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वो तो चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं जल्दी से, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, इनके एटॉमिक मासेस प्लस करो, मोलर मास वही 180 आता है जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 0.1, ठीक है जी। आपको वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है आपको जी 250 ग्राम। क्या आपको सोल्यूशन का वेट चाहिए मोलैलिटी के लिए? बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो तो हम निकाल चुके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन नीचे है वेट ऑफ सॉल्वेंट ओनली, वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स तो 0.1 लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है ही नहीं, आपके पास वेट ऑफ सोल्यूशन है। आपको सिर्फ सॉल्वेंट का, सिर्फ वाटर का वेट लिखना है, तो एक काम करना, सोल्यूशन के वेट से सोल्यूट माइनस कर लेना। सोल्यूशन है 250 माइनस सोल्यूट 18, 232, नीचे 232 ग्राम्स लिखना और इनटू 1000 भी लिखना क्योंकि ग्राम्स में। मोलैलिटी इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 232 इंटू 1000। ध्यान से देखो, मैंने 250 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 250 ग्राम्स मास सोल्यूशन का है, मोलैलिटी में सोल्यूशन का मास नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट का लिखना है, वो भी मास, वो भी सिर्फ सॉल्वेंट का। मोल्स वही लिखने हैं सोल्यूट के, वो तो हमने वैसे ही लिख लिए, लेकिन नीचे पूरा वेट सॉल्यूशन का नहीं लिख लेना, सिर्फ सॉल्वेंट का वेट लिखना, सिर्फ सॉल्वेंट का। तो इस तरह से मोलैलिटी मोलैरिटी जो है वो कुछ हद तक सेम भी है, कुछ हद तक डिफरेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से ये चीज आ जाएगी। अभी क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा और अगर डीप नॉलेज इसका लेना है तो एक बार फिर से देखिए एक चीज, मान लीजिए कहीं पे लिखा हो ऐसा 1 कैपिटल M, 1 स्मॉल m, 1 मोल्स, ऐसा लिखा हो। 1 मोलैरिटी, इट इज मोलैरिटी कैपिटल M, 1 मोलैलिटी स्मॉल m, और ये सिंपल 1 मोल्स। डिफरेंस भी देखो, सिमिलरिटी भी देखो। 1 मोलैरिटी मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसका मीनिंग ये है। 1 स्मॉल m मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, इसका भी 1 मोल ऑफ सोल्यूट ही मीनिंग है, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और इसका मीनिंग है 1 मोल सोल्यूट, बस किसी में मिक्स नहीं है, ठीक है। 1 कैपिटल M, 1 स्मॉल m और 1 मोल्स में सिमिलरिटी क्या है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, ये भी 1 मोल सोल्यूट है, लेकिन ये 1 मोल सोल्यूट 1 लीटर सोल्यूशन में मिक्स है, 1 लीटर सोल्यूशन में मिक्स है। ये 1 मोल सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स है, 1 kg वाटर में सॉल्वेंट में मिक्स है। ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, बस किसी में मिक्स नहीं है, ये बस ऐसे ही नमक या शुगर ले रखा है, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी भी है, डिफरेंस भी है मोलैलिटी मोलैरिटी में। ध्यान रहे, आगे का सारा यूनिट इन्हीं चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। ये आपका सिलेबस भी है, सिलेबस में तो है ही है इसके न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन वगैरह सब कुछ, और आगे का यूनिट भी इन्हीं पे डिपेंड है। ये नहीं आएगा, आगे का यूनिट नहीं आएगा, गारंटी है 100%, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप खुद सोचिए। एक क्वेश्चन, मोलैरिटी मोलैलिटी, हम सॉल्यूशन को मोलैरिटी में भी लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन को मोलैलिटी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बेस्ट कौन सा रहेगा? एक क्वेश्चन ये सोचना है आपने, विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। कौन सी सबसे बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है, लास्ट में इसका आंसर देंगे हम। बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है? एक। दूसरा क्वेश्चन, 1 कैपिटल M और 1 स्मॉल m, 1 मोलैरिटी 1 मोलैलिटी, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, विच इज मोर कंसंट्रेटेड, ज्यादा कंसंट्रेटेड, ज्यादा घना, ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन कौन सा?
जिसमें सल्यूट ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो, वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, लेक्चर के एंड में इसको डिस्कस करेंगे। एक तो बताना है मोलैरिटी, मोलैलिटी में बेस्ट कौन सा रहेगा। अगर आपको मेडिसिन बनानी है तो मोलैरिटी के हिसाब से बनाएं या मोलैलिटी के हिसाब से, दोनों ही कर सकते हैं। विच इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी मोलैलिटी, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और दूसरा, मोलैरिटी और मोलैलिटी में सोल्यूशन की कैलकुलेशन की हुई है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सल्यूट वाला सोल्यूशन कौन सा होगा, या बराबर ही होंगे, ये भी आपको देखना है। ठीक है, मैं लास्ट एक और कंसंट्रेशन टर्म आपको बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम उसके भी क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों एक कंसंट्रेशन टर्म और कर लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मोल फ्रैक्शन इजी है, एक्स से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए एक कंटेनर में लिक्विड ए बी का मिक्सचर है, सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर है। तो इसमें आपको मोल्स का फ्रैक्शन निकालना है, सेम वैसे ही जैसे आप अपने मार्क्स की फ्रैक्शन निकालते हो। मार्क्स की फ्रैक्शन, परसेंटेज नहीं निकालनी आज, बस फ्रैक्शन। ऐसे निकालते हैं ना आप अपने मार्क्स की फ्रैक्शन, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स। ऐसे ही चेक होती है ना आपकी नोटबुक, आपके टेस्ट, कितने मार्क्स आए, टोटल कितने में से, इनटू 100 करो तो परसेंटेज है, इनटू 100 नहीं करना है आज। अभी सिर्फ फ्रैक्शन निकालनी, 0.9। सेम ऐसे यहां पे भी आपको मोल्स की फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। मोल फ्रैक्शन, मान लो ये सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट सल्यूट सॉल्वेंट ए बी का मिक्सचर है, और Na मान लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं, और Nb नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं। Na के मोल्स, Nb बी के मोल्स। मोल्स कैसे निकालने, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, और Na प्लस Nb आगे जी टोटल मोल्स, ये आगे जी टोटल मोल्स। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज करो ए के मार्क्स की फ्रैक्शन निकालनी है, तो ए के मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स। अब यहां मार्क्स की नहीं, मोल्स की फ्रैक्शन, ए के मोल्स की फ्रैक्शन निकालनी है, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस Nb, सिंपल। बस यही है मोल फ्रैक्शन। कोई वॉल्यूम यूज नहीं करना, कोई मास यूज नहीं करना, मोल्स मोल्स का ही फ्रैक्शन निकाल लेना है। अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर लिखो बी के मोल्स अपान नीचे लिखो टोटल मोल्स, Na प्लस Nb। बस, मतलब आपको सल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मोल्स पहले से पता होने चाहिए, या आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। बस ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसी के भी मोल्स के फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स अपान टोटल मोल्स, यही इसकी डेफिनेशन है। मोल फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल। ठीक है, अब इस मोल फ्रैक्शन से इसके यूनिट्स निकालिए जरा, ऐसे यूनिट्स हैं, कोई भी यूनिट्स निकालो। मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर भी मोल्स हैं, नीचे भी टोटल मोल्स हैं। मोल्स मोल्स कैंसल, इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, आया भी है, मोल फ्रैक्शन के यूनिट लिखो, आप बोलोगे इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, कोई यूनिट्स नहीं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आपके 10 में से मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, आपके 10 में से मैक्सिमम सबसे ज्यादा मार्क्स 10 में से 10 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। जितनी मर्जी सिफारिश करवा लो, जितना मर्जी हैंड राइटिंग अच्छा लिख लो, 10 से ज्यादा मार्क्स तो नहीं आने लगे 10 में से। तो 10/10 मैक्सिमम है, 10/10 इज इक्वल टू 1। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स की फ्रैक्शन है 1, यहां पे भी यही है। किसी के भी मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एक कंटेनर में ए मैक्सिमम है, बी है ही नहीं, बी 0 है, तो Na/Na प्लस 0 दैट इज Na/Na, 1 नहीं तो आया। आपको मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर किसी न्यूमेरिकल में, अगर किसी क्वेश्चन में आपका मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा आ रहा है, तो समझ लो आप कुछ गलत कर रहे हो, 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता।
ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, टोटल मोल फ्रैक्शन भी 1 ही होता है। अगर आप दोनों के मोल फ्रैक्शंस ऐड कर दो ना, Na/Na प्लस Nb प्लस Nb/Na प्लस Nb, तब भी डिराइव कर लो, सिंपल आंसर 1 ही आता है। मतलब अगर आपको एक मोल फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, अलग अलग इतना सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 1 में से दूसरे को माइनस कर लो, वो निकल जाएगा। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होंगे इसके, ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले इसके, सब नोट करना है आपको, और सिंपल सी बात, अप्लाई करना आना चाहिए। डेफिनेशन आने के बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन दोनों ही बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है। अभी भी बताया ना, मैंने आपसे पूछा ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से बेस्ट कौन? मोलैलिटी बेस्ट, स्मॉल m, ठीक है। मोलैरिटी में वॉल्यूम यूज करते हैं, अब ये भी यहां फॉर्मूला लिखा था मैंने। मोलैरिटी में वॉल्यूम आती है, एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ जाए ना लैब का या आगे पीछे कहीं सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है। टेम्परेचर कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाती है। वॉल्यूम चेंज होगी तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। मतलब अलग अलग लैब्स में अगर अलग अलग टेम्परेचर होगा तो आपकी मोलैरिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। मोलैरिटी वॉल्यूम, जहां पे वॉल्यूम यूज होगी, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन मोलैलिटी में मास यूज होता है, वॉल्यूम नहीं। मोल फ्रैक्शन में भी कोई वॉल्यूम वगैरह यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म। मोलैरिटी मोलैलिटी का कंपैरिजन में मोलैलिटी इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू, बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसमें मास यूज होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन बेस्ट। वॉल्यूम जहां जहां यूज होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। जहां वॉल्यूम नहीं, मास यूज होता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसका टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म है। अलग अलग लैब्स में आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, आगे का पूरा यूनिट इन्हीं पे डिपेंड है। अभी 2 कंसंट्रेशन टर्म्स और हैं, ठीक है, लेकिन आगे का यूनिट इन्हीं पे डिपेंड है। 2 कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, सिंपल है। एक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, इसकी फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। बस यहीं से क्लियर हो जाएगा क्या है इस कंसंट्रेशन टर्म में। यहां पे पर मिलियन का हिसाब निकालना है। देखो, सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हमने की थी परसेंटेज, परसेंटेज परसेंट पर 100 का हिसाब निकाल रहे थे। ये भी बस वैसे ही है, यहां पे आपने पर मिलियन का हिसाब निकालना है। पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब इंटू 100 नहीं करना बच्चों, इंटू मिलियन करना, 10⁶, 10⁶, बस सिंपल यही है। मास की जगह वॉल्यूम भी हो सकती है, क्लियर। परसेंटेज की तरह ही जैसे पर 100 का हिसाब निकालते थे, यहां पर मिलियन का हिसाब निकालना है, सिंपल। अगर कहीं पे पार्ट्स पर मिलियन 10 आ रही हो, पीपीएम की वैल्यू 10 आ रही हो, तो समझ लेना पर मिलियन में, पर मिलियन ग्राम में 10 ग्राम सॉल्यूट है। हिसाब सॉल्यूट का ही निकालना है, तो सिंपल, कुछ खास नहीं है। न्यूमेरिकल्स भी परसेंटेज की तरह ही होंगे, सिंपल। आपने जितने क्वेश्चंस किए उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पीपीएम वाला ही है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है व्हाई, क्वेश्चन ये अराइज होता है क्यों इस कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ी, जब इसी टाइप की कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज हमारे पास है। और भी हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन भी हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो इस पीपीएम की क्यों जरूरत पड़ी? तो याद है बच्चों, ध्यान रखना, ये पार्ट्स पर मिलियन हम तब यूज करते हैं व्हेन सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, जब सॉल्यूट बहुत बहुत कम होगा, तब आप ये कंसंट्रेशन टर्म यूज करते हो। एयर में पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए
एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%, फिर ऑक्सीजन है, पॉल्यूशन भी है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ जितनी एयर है। एयर बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से पॉल्यूटेंट्स बहुत कम है। उसके हिसाब से है तो पॉल्यूशन बढ़ गया है लेकिन तब भी एयर के हिसाब से अभी पॉल्यूटेंट्स कम है। तो उसको मेजर करने के लिए हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में जो इंप्यूरिटीज हैं, ड्रिंकिंग वाटर में जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको मेजर करने के लिए हम पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यूज करते हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म हमने तब यूज करनी है जब वेरी 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 डाइल्यूट सोल्यूशन हो, सल्यूट की वैल्यू बहुत कम हो। देखिए एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चों, एमसीक्यू, विच कंसंट्रेशन टर्म इज यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैर्सिनोजन इन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में एक पोल्यूटेंट होता है, कैंसर काजिंग एजेंट, कार्किनोजेंस बोलो या कैर्सिनोजेंस बोलो, उसको मेजर करने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है? 4 ऑप्शन थे, मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज एंड पीपीएम। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन ये भी बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं मैं बताता हूं। हमने कल तक यही पढ़ा था, बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी, तो बहुत सारे बच्चे मोलैलिटी को टिक करके आ जाएंगे। यस, मोलैलिटी इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म एज कंपेयर टू मोलैरिटी। मोलैलिटी इज बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म क्योंकि उसमें मास यूज होता था, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। लेकिन यहां बात कुछ और है, यहां है अपने पॉल्यूटेंट्स बताने, वो भी ड्रिंकिंग वाटर में, जो बहुत 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 कम होंगे। जब सल्यूट की वैल्यू बहुत कम है तो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यूज करना है। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है जी। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, ये सिंपल है, फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है बच्चों नॉर्मेलिटी। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ध्यान रखिए इसका। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। ये बच्चों बहुत पुरानी कंसंट्रेशन टर्म है, आजकल हम इतना इसे यूज नहीं करते और आपकी टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। ये कंसंट्रेशन टर्म ना 11th की टेक्स्ट बुक में ना 12th की टेक्स्ट बुक में। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन तब भी ये कंसंट्रेशन टर्म हमें करनी है। अब सुनिए ध्यान से, क्या है ये कंसंट्रेशन टर्म? थोड़ी बहुत मोलैरिटी से मैच करती है। अगर मोलैरिटी अच्छे से पता है तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मेलिटी इज, इट इज नंबर ऑफ gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution। ऑलमोस्ट मोलैरिटी की तरह है। मोलैरिटी में आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहां पे आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हो। नॉर्मेलिटी, जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, जितने भी हैं, अपॉन डिवाइड कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर 1 लीटर है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होंगे वही आ जाएंगे। अगर 2 लीटर्स हैं तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उसका हाफ आएगा, डिवाइड बाय 2 करना है। 10 लीटर, 5 लीटर, मिली लीटर्स होगा तो लीटर्स में कन्वर्ट करना है, अपॉन 1000 जो इनटू 1000 करके लिखना है। सेम बाकी सब मोलैरिटी की तरह ही, बस यूनिट्स इसके आएंगे ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसके यूनिट्स है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने। नंबर ऑफ मोल्स की जगह यहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? ये भी 11th क्लास था, ये भी 11th क्लास है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जैसे नंबर ऑफ मोल्स था, याद करो जरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास।
यहां पे लिखना है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स था, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास पर मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब हमें इक्विवेलेंट वेट समझना पड़ेगा, सिलेबस में है या नहीं है समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट मास बार बार यूज होगा। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये यूज होना है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास वहां पे भी यूज होना है। ठीक है, तो इसलिए इससे अच्छा है कि आगे प्रॉब्लम आए, आज ही हम इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे साइड पे आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता देता हूं, यहां पे साइड पे इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता देता हूं। ये रिएक्शन में यूज होता है। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, कितने इक्विवेलेंट्स किसी के यूज किए आपने रिएक्शन में। अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो फॉर्मूला है उसका एटॉमिक वेट लिखो अपॉन नीचे वैलेंसी लिख लो। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लिए एटॉमिक वेट 12 अपॉन वैलेंसी 4 होती है ना, उसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है ना। अब वैलेंसी पता है नहीं, वैलेंसी इज टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, उसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, उसे वैलेंसी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, अगर एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो H पॉजिटिव लूज करते हैं, तो एक एसिड कितने H पॉजिटिव लूज करता है उसे उसकी बेसिसिटी कहा जाता है। HCl एक H पॉजिटिव लूज कर सकता है, उसकी बेसिसिटी 1। H2SO4 2 H पॉजिटिव लूज कर सकता है, उसकी बेसिसिटी 2। एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है, उल्टा होता है सिस्टम। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस, अगर एक बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। बेस क्या होते हैं, जो कितने OH नेगेटिव लूज कर सकते हैं या कितने H पॉजिटिव गेन कर सकते हैं। अब एसिड बेस की डेफिनेशन आगे हम यूज करेंगे, है तो वो भी 11th क्लास में ही, एसिड बेस अलग से चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी लिखो। एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी लिखो। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2H पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। अगर NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखो, अपॉन नीचे 1 लिखो, क्योंकि NaOH एक OH नेगेटिव लूज कर सकता है। ठीक है, और अगर आप और किसी कंपाउंड के, कोई न्यूट्रल कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड्स ऑफ सॉल्ट्स या न्यूट्रल कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस, वो रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन या लूज कर रहा है, वो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने में हेल्प करेंगे। जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन में, किसी रिएक्शन में Zn gives us Zn2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर रहा है। तो इन कुछ फॉर्मूले से आप फटाफट इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकाल सकते हो। जब इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो उसको यहां पे यूज करना है,
इक्विवेलेंट वेट को यहां यूज करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहां यूज करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को यहां यूज करना है, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये सारी चीजें जो हैं वो आप आराम से देख सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या कहा गया? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते थे, यहां नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। वहां पे भी पर लीटर सॉल्यूशन था, यहां पे भी पर लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और फॉर्मूला है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। देखिए यहां पे ध्यान से ये लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने लिखना है। ठीक है, और यूनिट्स आगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर्स, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर्स। ठीक है, लेकिन नॉर्मेलिटी तब तक नहीं निकलेगी जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकलेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही होते हैं, बस यहां इक्विवेलेंट वेट यूज होता है। नंबर ऑफ मोल्स में था गिवन मास वन मोलर मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में है गिवन मास वन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। मतलब अब हमारा ये टॉपिक इक्विवेलेंट वेट पे आके अटक गया, तो आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए था। तो मैंने यहां पे इक्विवेलेंट वेट, अलग अलग चीजों के इक्विवेलेंट वेट निकालने के फॉर्मूले यहां पे लिख लिए। किसी रिएक्शन में कितने इक्विवेलेंट्स किसी के यूज होते हैं किसी रिएक्शन के लिए, हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स, कितने किसके बराबर, कितने इक्विवेलेंट्स। तो एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, एलिमेंट का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एटॉमिक वेट, एटम के लिए एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी होती है टेंडेंसी टू मेक बॉन्ड, वो कितनी बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन की एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, वैलेंसी 4, तो उसका इक्विवेलेंट वेट 3 आ गया। अगर आपको एक एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो, अपॉन नीचे लिखो वो कितने H+ लूज कर सकता है, जिसे हम बेसिसिटी कहते हैं। अगर आपको एक बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बेस का, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, वो कितने OH नेगेटिव लूज कर सकता है। फिलहाल तो एसिड बेस की यही डेफिनेशन रखेंगे जब तक आप एसिड बेस अच्छे से ना पढ़ लो तो। और लास्ट, इक्विवेलेंट वेट किसी न्यूट्रल कंपाउंड का, किसी साल्ट का या किसी न्यूट्रल कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी साल्ट में कोई मेटल गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स या कितने लूज कर रहा है। इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट को यहां पे भर के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे भर के नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी सब ये मोलैरिटी की तरह ही है, और ये भी बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। हाँ, रिएक्शंस के लिए ठीक है, रिएक्शंस के लिए ठीक है, जहां कहीं एसिड बेस की ऐसी कोई रिएक्शन हो रही हो। ठीक है, लेकिन यहां वॉल्यूम यूज हो रही है, इट इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये भी बेस्ट कंसंट्रेशन टर्म नहीं है मोलैरिटी की तरह। तो देखिए बच्चों, अब ये कुछ फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, ये सेम वही फॉर्मूले हैं जो मोलैरिटी में यूज करते थे। आप सारे फॉर्मूलेज मोलैरिटी के नॉर्मेलिटी में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, आप मोलैरिटी में फॉर्मूले यूज करते थे ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ऑन डाइल्यूशन, तो यहां पे वही है, ऑन डाइल्यूशन आप N1V1 इज इक्वल टू N2V2 यूज कर सकते हो। और अगर दो सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू टोटल नॉर्मेलिटी इंटू टोटल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यहां पे भी यूज हो सकता है। और अगर ये सारी चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही हैं, ये सब चीजें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, आपको नॉर्मेलिटी और ये सब इक्विवेलेंट वेट वगैरह निकालने में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बच्चों एक काम करना, फिर उस क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए नॉर्मेलिटी का, तो चुप करके मोलैरिटी निकाल लेना। मोलैरिटी निकाल लेना, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। देखो सबसे नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, n नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। मान लो सल्फ्यूरिक एसिड वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, H2SO4 के क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी पूछी गई है, तो आप एक काम करना, आप मोलैरिटी निकाल लेना और उसको n फैक्टर से। ये n फैक्टर क्या है, ये या तो एसिडिटी है या बेसिसिटी है या वैलेंसी है या चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट है।
जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस हो रहे हैं, वो वर्ड यहाँ पे यूज कर लेना, वो अल्फाबेट वो नंबर यहाँ पे यूज कर लेना, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी आ जाएगी। H2SO4 की जो भी मोलैरिटी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। चलो बच्चों जल्दी से ये लास्ट एक चीज देख लीजिए आप। ये लास्ट क्या है, ये मैं KMnO4 के इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा रहा हूं आपको। आगे भी आएगा, 11th में भी था, आगे 12th में भी आएगा ये बार बार। KMnO4 एसिटिक मीडियम में, KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में और KMnO4 बेसिक मीडियम में। KMnO4 की अगर यहां पे मैंगनीज की सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना आप, वो +7 आती है। अगर निकालना आता है तो ठीक, नहीं तो ये भी सिखाऊंगा। 11th में भी है, 12th में भी सीखेंगे। ठीक है, यहां पे मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे अगर आप तो +2 आती है। तो अगर आपको यहां पे इक्विवेलेंट वेट निकालना है KMnO4 का, तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, क्योंकि इसकी 5 ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हो KMnO4 का, तो यहां पे फिर से +7 ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन यहां निकालो तो +4 है। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -4 +4। अब चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट 3 है, +7 से +4, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट 3 है, तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 इक्विवेलेंट वेट। और अगर यहां पे अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो मैंगनीज की, यहां पे +7 है, यहां +6 है, तो अब ऑक्सीजन स्टेट एक ही चेंज हो रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1। ये आंसर आएगा। उल्टा लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 आंसर आएगा। मतलब इस केस में जो मॉलिक्यूलर वेट है वही इक्विवेलेंट वेट है। तो मतलब सेम KMnO4 अलग अलग इक्विवेलेंट वेट शो कर सकता है अलग अलग कंडीशन में, मतलब रिएक्शंस में। ये चीज आपको रिएक्शंस में यूज करनी है, रिएक्शंस में। एक बार क्या बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन था किस मीडियम में, कब, कौन सी कंडीशन में, किस मीडियम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। वो है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शंस 11th में भी हैं और 12th क्लास में भी हैं, जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे। डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक, मैग्नीज डी ब्लॉक का एलिमेंट मेटल है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट आगे बार बार यूज करना है, इसलिए हमने पहले से ही कर लिया इसको। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे आगे आने वाले यूनिट्स में। जय हिंद, जय भारत। तो ध्यान से 2 सॉल्यूशंस है, मैं क्वेश्चन ही पहले समझा देता हूं। 2 सॉल्यूशंस है, 1 2। एक सॉल्यूशन है जी 300 ग्राम और उसमें मास परसेंटेज है 25%। सॉल्यूशन की परसेंटेज मतलब सल्यूट की परसेंटेज। हर 100 ग्राम में 25 ग्राम सल्यूट है, हर 100 ग्राम में 25 ग्राम सल्यूट है। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है 400 ग्राम का, परसेंटेज है 40। हर 100 ग्राम में 40%, 40 ग्राम सल्यूट है। कहा जा रहा है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया। भाई दोनों को मिक्स कर दिया था, 400 + 300, ये तो हो गया टोटल 700 ग्राम। कहा जा रहा है परसेंटेज निकालो। जैसे मास ऐड कर दिया, परसेंटेज नहीं ऐड कर देना कहीं गलती से। सिंपल कैलकुलेशन। आपके पास अगर आपको टोटल सॉल्यूशन की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज सॉल्यूशन की निकालनी है, तो आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगी। मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास 700, आपको बस मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट का मास यहां से निकालो, सॉल्यूट का मास यहां से निकालो, टोटल मास ऐड कर दो, वो सॉल्यूट का मास होगा। सिंपल सी बात, खुद देखो ना, 25% मतलब हर 100 ग्राम में 25 ग्राम सॉल्यूट है। 200 में 50, 300 में 75, यहां पे 75 ग्राम सॉल्यूट है। नहीं समझ आया तो फिर से देख लो। इसमें, इस केस में परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन,
मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज है आपके पास 25, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन है आपके पास 300, सब सॉल्व करो, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, देखना यही आएगा 27 तो 75 ग्राम। ऐसे यहां पे करो 40%, मतलब हर 100 ग्राम में 40 ग्राम सोल्यूट है, 200 में 80 और डबल 400 में 160, यहां 160 ग्राम सोल्यूट है, 160 ग्राम सोल्यूट। नहीं यकीन आता तो कैलकुलेशन कर लो यही वाली। परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज है आपके पास 40, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, मास ऑफ सोल्यूशन 400 यूज कर लो तो मास ऑफ सोल्यूट निकल जाएगा, देखना 160 निकलेगा। तो 160 ग्राम सोल्यूट यहां है, 75 ग्राम सोल्यूट यहां है, तो टोटल सोल्यूट कितना हो गया 160 प्लस 75, प्लस कर लोगे नहीं करोगे, प्लस कर लोगे ना, 160 प्लस 75 होता है बच्चों 235 ग्राम, तो यहां पे 235 ग्राम सोल्यूट है, 235 ग्राम सोल्यूट है। ठीक है जी, हाँ इतना ही है, तो बस परसेंटेज निकालो, परसेंटेज इज इक्वल टू 235 अपॉन 700 इंटू 100, निकल गई परसेंटेज। क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लीजिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन, इथाइलिन ग्लाइकॉल एक एंटी फ्रीजर होता है, अभी आगे पढ़ेंगे इस यूनिट में हम। इथाइलिन ग्लाइकॉल दे रखा है 222.5 ग्राम, वाटर दे रखा है 200 ग्राम, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है 1.072 ग्राम पर ml। मोलैलिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी मोलैरिटी, ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है। मोलैलिटी तो इजीली निकल जाएगी जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, पहले देख लो सल्यूट किसको लेना है, वाटर को सल्यूट ना ले लेना गलती से, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर के मोल्स भी ज्यादा ही आएंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए वाटर के मोल्स भी ज्यादा आएंगे, तो आप सल्यूट इथाइलिन ग्लाइकॉल को ही लेना। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज ग्लाइकॉल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम्स में है तो इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं, अपॉन मोलर मास, एटॉमिक मास इस प्लस कर लो, मोलर मास इतना ही आता है, ठीक है जी। वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ले लेना। मोलैलिटी इज इक्वल टू 222.5 अपॉन 62 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 इंटू 1000, सॉल्व करो, मोलैलिटी आ जाएगा मोल्स पर केजी में। मोलैलिटी में कुछ खास नहीं था। मोलैरिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए आपको फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, वो तो है भाई आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में ही है अगर तो इनटू 1000। वॉल्यूम सॉल्यूशन की कहां से निकलेगी, डेंसिटी से निकलेगी, सॉल्यूशन की वॉल्यूम डेंसिटी से निकलेगी जी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी दे रखी है, पूरे सॉल्यूशन की 1072। मास किसका यूज करोगे, पूरे सॉल्यूशन का, दिस प्लस दिस, पूरे सॉल्यूशन का 422.5 अपॉन वॉल्यूम किसकी आएगी, पूरे सॉल्यूशन की आएगी, और वो भी ml में। क्यों, क्योंकि मास ग्राम्स में यूज किया, डेंसिटी ग्राम पर ml में यूज की, इसलिए वॉल्यूम ml में आएगी। बस वॉल्यूम यहां भरो, नंबर ऑफ मोल्स तो यही है, वो यहां भरो, वॉल्यूम यहां भरो, मोलैरिटी निकल जाएगी। क्लियर, तो ये हो गए जी आपके क्वेश्चंस। अब आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं।